अरे तो हेडिंग कट रहा है, तो हेडिंग में कहा जा रहा है? हेडिंग में है, मेन मुद्दा तो नहीं कट रहा है ना। चलिए देखिए, अब ऑर्थोपोडा का जरा मतलब समझे। देखो यहां पे देखो, ये ऑर्थो जो है, इस ऑर्थो का मतलब होता है संधि। हाँ संधि, ऐसे होता है संधि ना। संधि मीन्स होता है ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा ये रहा आपका पोडा। पोडा का अर्थ निकलता है लेग, यानी कि पैर, ठीक है। अब सिंपल सा बातें बिल्कुल नहीं, ऑर्थोपोडा भी किसको रखेंगे हम, क्या करेंगे, कुछ बातें नहीं किया, सीधा अभी ऑर्थोपोडा का मतलब क्या निकल रहा है कि सर ऑर्थोपोडा संघ में ऐसे लोग होंगे जिनके पैर संधि युक्त होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, पैर संधि युक्त होंगे। कभी आपने फतिंगा देखा है? फतिंगा का पैर कभी नोटिस किया है? देखो ऐसे रहता है, एक ऐसे टुकड़ा हो गया, फिर एक टुकड़ा इस पे जुड़ा हुआ है, फिर एक टुकड़ा इससे जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, ऐसे गाय में कहाँ आपको दिख जाएगा? वैसे देखोगे तो सर वैसे तो हमारा भी ये ज्वाइंट है, ये अलग है। आप फील करो जरा बस फतिंगा को, फतिंगा का संधि, फतिंगा के पैर का जोड़ आपको बाहर से ही दिख जाएगा। हमारा बाहर से दिख रहा है क्या? नहीं ना। इस अंगुलियों में बहुत सारे जोड़ है, दिख रहा है बाहर से? नहीं। लेकिन अभी जाकर के फतिंगा पकड़ना है को, ठीक है। अरे तेल चट्टा मिल जाएगा, तेल चट्टा मिल जाएगा ना, उसको भी पकड़ के देख लेना। तेल चट्टा भी इसी वर्ग में आता है। हाँ बिल्कुल, टिड्डा बोलते हो उसको, लंदन से आई हो, फतिंगा नहीं समझती हो। चलो बातें बंद। तो सिंपल सा कि बाबू इस संघ में, इस संघ के अंतर्गत जिनको भी हम पढ़ेंगे उन सभी का जो पैर होगा वो क्या होगा? ज्वाइंटेड होगा, संधि युक्त होगा। यही कारण है कि इस संघ का नाम क्या पड़ा है? ऑर्थोपोडा। पहला बात समझ में आया। दूसरा चीज याद रखिएगा, टोटल आपको कितने संघ पढ़ने हैं? 11। उस 11 में से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इसके लिए, ये संघ सबसे बड़ा संघ है। इससे बड़ा कोई संघ नहीं है, ठीक है। आगे फिर शुरू, तनिक बोलते हैं बस शुरू हो जाते हो। इस बार कौन था? चलो यहां देखो। अब अरे अरे बस बस बस, तो लोग नर्सरी क्लास में हो, देखना है हमारा उग्र रूप, देखना है ईमानदारी से, फिर अगली बार से पढ़ नहीं पाओगे हमारे साथ, ठीक है। और अगर नहीं विश्वास है ना, तो आज से 2-3 साल पहले का जो सेशन निकला है ना, उनसे मिलना। बड़ी चेंज लाए अपने अंदर, तब जाके ऐसे हो पाए बाबू। चलो हाँ, हमने अपने अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन किया है। म्यूटेशन समझते हो ना, उत्परिवर्तन बहुत लाया अपने अंदर। चलो आगे देखो, ये सबसे बड़ा संघ हो गया। दूसरा पॉइंट कि पूरे संसार में हमारे जितने भी प्राणी हैं, जीव नहीं बोल रहा, प्राणी बोल रहा, प्राणी मतलब कि एनिमल, ठीक है। अब उस सारे के सारे प्राणी में से 65% जो प्राणी हैं वो कहां पर रखे गए हैं? ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, या सर संसार के 65% प्राणी इसी संघ में रखे गए, ठीक है। अरे लो भाई, इसी संघ में लेना है ऐसे। आगे देखो, इस संघ के जो प्राणी होंगे, अब अगर कुछ बेसिक से नोट पर आते हैं तो कैसे होंगे ये? अगर सममिति की बात की जाए तो द्विपार्श्व, यानी कि इनको 2 बराबर भाग में काटा जा सकता है। ये कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाले। उसके बाद अगर जर्म स्तर की बात करेंगे तो त्रिकोरिक, यानी कि सिंपल साइन में तीनों का तीनों जर्म स्तर मिलेगा। तीसरा बिंदु इसी में कि प्रगुहा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है इसमें प्रगुहा। और कौन सी प्रगुहा? वास्तविक वाली।
प्रगुहा, आप शुरू से क्लास कर रहे हैं? प्रगुहा कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? या प्रगुहा के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। बताइए फटाफट कौन कौन से, जल्दी। जल्दी बताइए। पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से? नहीं चल रहा है? बैठ जाइए। हाँ जी, प्रगुहा के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं, मतलब प्राणी कितने प्रकार के हैं? काहे क्या फायदा पढ़ा के फिर हमारा? प्रगुहा के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होंगे? बैठिए आप। केवल क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता है। हाँ उलट लो कॉपियां उलट लो। हाँ बिल्कुल। कौन कौन से? वापस से नाम सही बोलिए। कुटगुहिकीय का मतलब क्या है? मेजोडर्म पूरी तरीके से टूटा होगा कुटगुहिकीय में, या अपूर्ण तरीके से टूटा होगा? हाँ पूर्ण तरीके से। गड़बड़ है आप भी। कुटगुहिकीय में मेजोडर्म पूरी तरीके से टूटता है या थोड़ा बहुत टूटता है? अरे बाबा, अगर वो हो जाएगा तब तो वास्तविक गुहा हो जाएगा जी। हाँ कुटगुहिकीय बोला है, सीडोसिलोम बोले हैं। बैठ जाइए, आप भी बैठिए। आपसे तो उम्मीद ना थी ऐसी। बैठ जाइए। क्या ऐसे चल रहा है आप लोग का तैयारी? कल्याण करे भगवान आप लोगों का। चलिए अब वापस से आपको प्रगुहा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, जाकर के वीडियो पढ़ाए। जो नहीं देखे हैं वीडियो में देख लीजिएगा, जिनको पता है वो जाके अपनी कॉपी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन है इन सब टॉपिक में ताकि आराम से चले, लेकिन फिर भी आप लोग का ध्यान नहीं है। चलो, द्विपार्श्व का मतलब कि सर उनको हम 2 बराबर भाग में काट सकते हैं। त्रिकोणिक का मतलब कि सर उनमें तीनों के तीनों जर्म स्तर है, बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर, अंतः जर्म स्तर। और प्रगुहा कैसा है? इसमें वास्तविक प्रगुहा है। इसका मतलब, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि मध्य जर्म स्तर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूटा होगा और उसका कुछ हिस्सा अंतः जर्म स्तर के पास और कुछ हिस्सा बाह्य जर्म स्तर के पास चला गया होगा, जिस कारण से बीच में एक खोखला सा जगह बन गया होगा, ये वाला है ना। तो ये जो खोखला सा जगह है, ये खोखला सा जगह क्या कहलाता है बच्चा? प्रगुहा कहलाता है। आज इनको समझ में नहीं आ रहा है ना, पीछे का लेक्चर जरूर जाके देखिएगा। हाँ, अरे मैं प्रगुहा की बात कर रहा था। कुटगुहा में भी टूटेगा, पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। बिल्कुल वही तो उस बुड़बक को समझ में नहीं आया था, तो और ये कि सर पूर्ण रूप से टूट जाता है। चलो आगे। इनमें इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है बच्चा? अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र स्तर का क्या मिल रहा है इनमें? शारीरिक संगठन मिल रहा है। मतलब कि अंग तंत्र कहना हो तो ये तो कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर भी सुनो कि कोशिकाएं होंगी, कोशिका से मिलके ऊतक बने होंगे, ऊतक से मिलके अंग बना होगा, अब बहुत सारा अंग मिलके उसका शरीर बना हो, है ना। तो बहुत सारा अंग मिलके अगर एक शरीर बना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सर उसके शरीर में क्या मिल रहा है? अंग तंत्र मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो कौन फोन कर रहा है जी? बिठा देने वाला। एक शब्द था खंडी भवन, शायद मैंने आधार में पढ़ाया था। बताइए खंडी भवन का मतलब क्या है?
जल्दी फटाफट, समय नहीं लीजिए, फटाफट बताइए खंडी भवन क्या था। हाँ जी, खंडी भवन। अच्छा, वास्तविक में और आभासी में क्या अंतर है? हाँ हाँ, फटाफट फटाफट फटाफट। बीच वाले भागों में वो आगे बढ़ते रहता है तो शायद वास्तविक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठिए। हाँ जी, खंडी भवन का मतलब क्या है? बाप रे बाप, हम तो सोच भी नहीं किए थे कि इतना बवाल है। खंडी भवन नहीं पढ़े हैं, हमने तो पढ़ाया है खंडी भवन। हाँ, तो उसको तो क्या बोलेंगे कि वो वास्तविक खंडी भवन मिल रहा है, वैसा नहीं पूछा मैंने, पूछा खंडी भवन क्या है। हाँ चलिए, आप ही आ जाइए, आप भी आइए लाइन में, जल्दी फटाफट, समय को देखते हुए जल्दी बताइए खंडी भवन क्या है। कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से? वास्तविक और आभासी में अंतर क्या है? अच्छा, और आभासी में? बैठिए, आप भी सही थे, बैठ जाइए। थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। कभी ऐसा आपने कभी फील किया कि घर पे कॉपी किताब लेके बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, मतलब उससे नहीं है, और आपके पिताजी माताजी वहां पे किसी काम में लगे हो तो आपको गलती से भी नहीं कहते हैं कि बबुआ तनी ये काम कर लो, रीजन है कि आप कॉपी किताब के साथ दिखे उनको, तो बेईमानी मत करिए ना। माई बाबूजी भेज रहे हैं 4 घंटा पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ लीजिए फिर 4 घंटा। चलो देखो, खंडी भवन का मतलब क्या होता है बाबू, समझिएगा। पहले ये आधार में पढ़ा चुके हैं हम कि खंडी भवन का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि उसका शरीर बाहर से खंडित है या तो अंदर से भी खंडित है। जैसे अपने आप को देख लो, सर ये हम लोग का क्या हो गया, सिर, ऐसा तो नहीं है ना कि सर सिर है लेकिन कहीं और है, एक लोकेशन पे। ये हो गया सिर, ये हो गया क्या गर्दन या ग्रीवा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वक्ष। उसके बाद उदर, फिर उसके बाद उदर के नीचे यानी कि ये पेट वाला हिस्सा जो हो गया, इस उदर के नीचे ये जो कमर का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रोणी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का खंड मिल रहा है हमारे शरीर में। वैसे ही अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का खंड देखने को मिलता है। तो याद रखना, इस ऑर्थोपोडा संघ में जो जीव आ रहा है, इन जीवों का जो शरीर है, देखो संधि अलग है, खंड अलग है। ठीक है, संधि का मतलब बाबू देखो, ये संधि का मतलब कैसे जोड़ है, ठीक है, और खंड का मतलब जोड़ नहीं है। जैसे देखो तो गर्दन में और सर में क्या कहीं जोड़ दिख रहा है क्या, नहीं, वो जोड़ अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये ऑर्थोपोडा में जो जीव आ रहे हैं उनका शरीर कैसा है, तो खंडी, इनके शरीर का जो खंडी भवन है, खंडी भवन बोलते हैं। ठीक है, इनके शरीर में क्या मिल रहा है सर, खंडी भवन मिल रहा है। और वो खंडी भवन कुछ ऐसा है कि उनके शरीर में क्या है, उनका सिर है, दूसरा उनका वक्ष है, और तीसरा उनका उदर है। इनमें ग्रीवा नहीं होता है। अब ग्रीवा माने कि यही गर्दन नहीं होता है। कभी पकड़ के देखे हो फतिंगा को, देखना उसमें गर्दन नहीं होगा, उसका खाली ये डायरेक्ट ही मुड़िए रहता, ऐसे करके ऐसे घूमता है उसी में, समझे, ये गर्दन नहीं होता। हाँ, तितली का भी, तितली भी इसी में आती है जितना भी। अच्छा देखो, लिखना भूल गए थे, इस ऑर्थोपोडा में मुख्य रूप से किसको रखा गया है, कीट को रखा गया, इंसेक्ट्स को रखा गया। अब चाहे वो आपकी तितली, और बहुत लोग को ऐसा लगता है कि तितली कीड़ा नहीं है, तितली कीड़ा ही है, सुंदर है वो एक अलग, हाँ कीड़ा है, हाँ ठीक है। और वो भी बताए हुए कि कैसे बनता है तितली, कैटरपिलर से बनता है। ठीक है, तो इस संघ में रखा है किसको हमने बच्चा, कीट को। और कीट का जो शरीर का खंडी भवन है वो कुछ ऐसा है कि सर उनमें सिर मिल रहा है, सिर को क्या बोलते हैं, हेड। वक्ष मिल रहा है, वक्ष को बोलते हैं थॉरेक्स, और उदर, उदर को बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं
3 तरीके से इनके शरीर को खंडित किया गया है और ये वास्तविक खंडी भवन है। ठीक है, अब वास्तविक और आभासी में क्या अंतर है कि सर मेरा बाहर से खंड दिख रहा है शरीर में, बिल्कुल दिख रहा है, अंदर से भी खंडित है। अंदर से भी खंडित है का मतलब देखो, वैसे तो नहीं समझा पाएंगे, यहां पे देखो, देखना जरा यहां पे, सर ये हो गया सिर, ये हो गया ग्रीवा, इसका आधा हिस्सा दिखा देते हैं कि ये हो गया वक्ष और ये हो गया उदर। ठीक है, तो बाहर से तो हमें खंड दिख गया। ठीक है, अब इसके अंदर सर बाहर अगर हमने सिर कहा है कि ये ऊपर वाला सिर है, तो सिर का एक एक हिस्सा यहीं पर होगा। बात समझे? अब इसको इस तरीके से ना लेकर के, जैसे मैं अगर ऐसा एग्जांपल दे दूं कि सर ए बी सी डी डी, बात समझ में आ रहा है? यानी कि सर ए यहीं पर है, यहां के अलावा कहीं नहीं है, बी अपने ही लोकेशन पर है, सी अपने लोकेशन पर है, डी अपने लोकेशन पर है। यानी कि बाहर से तो खंड है, उसके साथ साथ अंदर से भी खंडित है, तो ऐसा खंडी भवन क्या कहलाएगा? वास्तविक कहलाएगा। ठीक है, एक होता है आभासी। अब आभासी में क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, देखो इस बार कुछ अलग हो गया क्या कि सर बाहर से तो खंड है लेकिन अंदर से जो खंडी भवन है वो कहीं ना कहीं वास्तविक नहीं है, तो ऐसा खंडी भवन क्या कहलाएगा बच्चा? आभासी खंडी भवन कहलाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको आभासी के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? सतही खंडी भवन। इसका मतलब कि सर खंडी भवन केवल और केवल कहां से है? सतह से है। सतह से, सतह माने सरफेस से। क्या हो गया? जो पूछना है डायरेक्टली पूछ लिया करिए। चलो यहां तक की बात क्लियर? आगे सुनना, इनके परिसंचरण तंत्र की बात करें। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? 2, खुला और बंद। याद रखिएगा, इनमें क्या मिलता है? खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि इनमें शरीर में इनके किसी भी प्रकार की रक्त नलिका नहीं पाई जा रही है। इनके शरीर में जो रक्त है या जो भी तरल है वो डायरेक्टली पूरे इनके शरीर में फैला हुआ। ठीक है, आगे इनमें श्वसन अलग अलग तरीके से होता है। बात समझे? हम लोग श्वसन कैसे करते हैं? सर नाक से करते हैं। नाक तो हमारा क्या है? एक उपांग है। उपांग का मतलब समझते हो क्या होता है? एक होता है अंग, एक होता है उपांग, दोनों में अंतर है। सर अंग हमारे अंदर है, ठीक है, और उपांग क्या है? उससे जुड़े हुए जो अंग है उसको क्या कहेंगे? उपांग कह देंगे। तो ये हमारा नाक क्या है? उपांग है। ये किसके लिए काम कर रहा है? सर अंदर हमारा फेफड़ा है, अंदर हृदय है, उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये क्या पेरिफेरल ऑर्गन्स बोलते हैं उसको, उपांग। तो श्वसन जो ये करते हैं ऑर्थोपोडा, ये कहां कहां से कर सकते हैं? देखो सर, सबसे पहला श्वसन ये अपनी त्वचा से करते हैं। ठीक है, दूसरा क्लोम से करते हैं। क्लोम एक संरचना होती है, जैसे मछली में गिल्स होते हैं यहाँ पे, जिसको आप गल्फर समझते हो ना, वो गिल्स होते हैं। तो गिल्स को कभी देखे हो क्या आप लोग? मछली कभी कटवाना तो देखना, यहाँ से गलफड़वा निकाल के इसे रख देता है ना, तो जो लाल लाल सही से रहता है ना, ये क्या है? इसका गिल्स हो गया। अब काम कैसे करता है ये? तो सर इस पर ना मछली क्या करती है कि पानी का फवारा मारती है। कैसे मारती है वो उसका फंक्शन है। ठीक है, तो पानी क्या है? H2O में क्या मिल रहा है? सर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाएगा और वापस बचे हुए पानी को बाहर कर दिया जाएगा। और एक चीज, घर में कभी क्या घर में किसी के एक्वेरियम है? एक्वेरियम माने मछली वाला है। ठीक है, तो वहां पे एक चीज नोटिस करते हैं क्या हम लोग? ये मछली वाला हो गया, ठीक है, पानी डाल रखा है, मछली डाल रखा है, कुछ दिन के बाद पानी बदलना पड़ता है। कारण पता है क्या? 2 कारण। सर सबसे पहला पानी गंदा हो जाएगा,
क्योंकि मछली यहाँ पे रह रही है, आप उसको चारा डाल रहे हो, खाना पीना खा रही है, क्या उत्सर्जन कर रही होगी यहाँ पे? तो पानी में जो भी उसका मल मूत्र है वो कहीं ना कहीं इसी में गंदगी बढ़ रहा होगा। दूसरा, कि सर इस पानी में से ऑक्सीजन का लेवल क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। साथ ही साथ इस पानी में जो पोषक तत्व थे वो भी क्या हो चुके होंगे? कम हो चुके होंगे। खैर चलिए, वो तो दूर की चीज है। यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे त्वचा से सांस लेता है, उसके बाद क्लोम से सांस लेता है, और एक तीसरा है पुस्तक फुफ्फुस बोलते हैं, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में कहते हैं बुक लंग्स। बताते हैं अंतर क्या है यहाँ पे। पुस्तक फुफ्फुस बुक लंग्स हो गया, क्लोम को क्लोम बोलते हैं, और त्वचा क्या हो गया अपना? स्किन, ठीक है। और एक होता है श्वास नलिका। श्वास नलिका। चलो, अब ये 4 तरीके हैं जिनसे कहीं ना कहीं आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो भी प्राणी हैं वो श्वसन करते, अलग अलग तरीके से करते। त्वचा समझ में आ रहा है? ठीक है सर, त्वचा से सांस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। हम नहीं करते हैं वो एक अलग की बात है। फंक्शन समझना है तो आपके त्वचा पर पसीना आता है ना, तो कितना आसान है, पसीना जैसे आ जाता है वैसे ही मेंढक भी क्या करता है? त्वचा से श्वसन करता है। हालांकि मेंढक के पास लंग्स होते हैं, फेफड़ा होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे वो त्वचा से सांस लेता है। कैसे? जब वो पानी में रहता है, उसके त्वचा पर क्या लगी रहती है? पानी। पानी में क्या है? ऑक्सीजन। उसको क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा, ठीक है। तो वैसे ही त्वचा से सांस ले लेगा। अब त्वचा से सांस लेने वाले में याद रखिएगा एग्जाम्पल भृंग। भृंग है, फूल पे देखिएगा ऐसा वाला एगो लाल रंग का होता है, ऐसे डॉटेड रहता है उसका पीठ, है ना? हाँ, ब्लैक और लाल रंग का डॉटेड रहता है, और उसका ऐसे पंख रहता है, आधा पे इधर आधा पे इधर, ठीक है। और छोटा सा ऐसे एंटीना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भृंग बोलते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे उड़ता है। चलो, तो ये जो भृंग होता है वो कैसे सांस लेता है? त्वचा से। क्लोम वाला में, क्लोम वाले का एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, बिच्छू है शायद क्लोम वाले में। नहीं, बिच्छू तो इससे लेता है सांस। अच्छा, इसको देखो पहले, हम लोग का लंग्स कैसा होता है? देखो, हम लोग का लंग्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है? पुस्तक फुफ्फुस, ठीक है। तो यहां पे जो लंग्स मिलेगा, यहां जो फेफड़ा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। पुस्तक कैसा होता है? एकदम रेक्टेंगल हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके का फेफड़ा मिलता है इनमें, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पुस्तक फुफ्फुस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा बिच्छू का। बिच्छू, अरे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। श्वास नलिका, एक सेकंड। बिच्छू एक और होगा जी। अच्छा, मैं इसका ना अलग से एग्जांपल लिखवा देंगे। हाँ, याद आ जाएगा तो उस समय बता देंगे। फिलहाल अभी ये छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कौन किससे सांस लेता है वैसे तो पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हम लिखवा देंगे उसका एग्जाम्पल के तौर पे। आप ये याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो जीव हैं वो 4 तरीके से श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे ये प्राणी या इस संघ में आने वाले प्राणी कैसे होते? एक लिंगी होते, ठीक है। एक लिंगी तो सभी लोग समझते हैं। एक लिंगी का मतलब कि एक ही शरीर में केवल नर होगा या तो मादा होगा। और कोई बिंदु रह गया इसका? अरे बाबा, उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग जो होता है इसका, उसको बोलते हैं मैल्पिगी नलिका। हाँ, बस नाम अलग है, काम तो सबका सेम है ना।
मेलपिगी नलिका, या इंग्लिश में बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्स बोलते हैं। पीछे बैठ जा बच्चा आराम से। देखिए उत्सर्जन अंग जो है इसका, जहां से ये क्या करने वाला है, उत्सर्जन करने वाला है अपने शरीर से विष्ट पदार्थों का या तो अपशिष्ट पदार्थों का, उस अंग का नाम क्या है, मेलपिगी नलिका। हाँ नहीं, इसमें वैसी कोई कोशिका नहीं है, ठीक है। जहां पे कोशिका रहेगी वहां पे। और कुछ निषेचन, इनमें अंतः होता है, अंतः निषेचन है, यहीं पे लिख देते हैं। इनमें निषेचन कैसा होता है, अंतः निषेचन होता है इनमें। और क्या चीज, तंत्रिकाएं होती है नहीं, वैसा तंत्रिका वलय नहीं है यहाँ पे। तंत्रिका इनके पूरे शरीर में है, वलय नहीं है। एक और चीज देखो तो, अभी फतिंगा पकड़े हो, कभी आपको बाहर से लगता है कि थोड़ा सा ये हार्ड है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके हाँ, इनके शरीर के बाहर काइटिन का कवच या आवरण पाया जाता है। ये पता है काइटिन की वजह से फायदा क्या होता है इनको, इनके बाहर त्वचा के रूप में थोड़ा सा हार्ड होता है, क्या काइटिन, ये थोड़ा सा कठोर होता है, और ये कठोर होने की वजह से इनको क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है। चलो लगभग खत्म। हेलो, एग्जाम्पल में पूरा संसार का कीट पड़ा हुआ है, अब आपको अलग से एग्जाम्पल चाहिए है? देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, विभाजन हो गया, खुला परिसंचरण तंत्र हो गया, एक और चीज छूटा है, उसके बाद नलिका हो गया। चलो एक चीज छूटा हुआ है, बस वो खत्म करते हैं। हेलो, हाँ अच्छा 5 मिनट रुकिए, हम कॉल कर रहे हैं क्लास में। बस एक पॉइंट इसका नोटिस करना है, और ये मिटा दें। एंटीना की बात की थी, बशर्ते उसको पॉइंट में हमने नहीं देखा, वो देख के खत्म करिए। एंटीना, एंटीना बोले थे ना अभी। देखिए इनमें क्या पाया जाता है बच्चा, श्रृंगिका, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीना बोलते हैं। इन लोगों को देखिएगा तो इनके सिर पे ऐसी इस तरीके से संरचना पाई जाती है। चींटी को देखा है, चींटी चूटा देखना सब पे मिलेगा। हाँ कैसे एंटीना मिलता है, इसे बतियाता है लोग। हाँ देखना कभी दो छुट्टी आएगी तो इसे खड़ा हो जाएगी एक दूसरे के सामने, आएगा इधर से गुड़ खा के आ रही तो बताएगी जा भाई जा भाई, पीछे जा गुड़ रखा हुआ है। चलो इसको क्या बोलते हैं, श्रृंगिका। तो इनमें श्रृंगिका पाई जाती है। हाँ भाई बोलती है, लेकिन एंटेना से बात होता है, लैंग्वेज नहीं है कोई उनके पास, समझा। चलो देखो श्रृंगिका जो है ये है एक प्रकार का बच्चा संवेदी अंग, ठीक है। श्रृंगिका से केवल बातचीत ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। मतलब सर ये संवेदी अंग है, ये क्या करेगा, संवेदना के, या फिर आप क्या कह सकते हो, सूचना ग्रहण करना। अच्छा ये बताओ आपके नाक का काम क्या है, सांस लेना। सर घर पे अच्छा खाना बने तो पहले से पता भी कर लेना कि बना क्या है, सुगंध भी लेना हमारे नाक का काम है। तो वैसे ही इसका जो ये संवेदी अंग है, जो इसका एंटीना, उस एंटीना से मैसेज का तो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में। जहां पर सारे समूह में मिल रहे हैं ये कीट, वहां पर क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में जाएंगे, एंटीना से एंटीना सटाएंगे। ये लोग झूठ नहीं बोलता है। झूठ कैसे बोल सकता है, सोचो कि अगर आपका हमसे बात करने का कुछ सिस्टम ऐसा होता कि कुछ कहना होता तो हम लोग भी आके अपना एंटीना सटा देते। क्या लगता है हम कभी आपसे कुछ झूठ बोल पाते?
नहीं, क्योंकि हम मेंटेनेंस हटा दिए, सारा मैसेज आप में चला गया। खैर, तो ये बातचीत तो करते हैं, संवेदना का आदान प्रदान तो करते हैं, इसके साथ साथ वहां बाहर हो क्या रहा है उन सब चीजों का ज्ञान, यानी कि संवेदना या तो फिर किसी प्रकार की कोई सूचना है उसको भी ग्रहण करने का काम कौन करता है? श्रृंगिका करता है। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये रसायन ग्राही होते हैं। अब रसायन ग्राही का मतलब रसायनों को ग्रहण करते हैं, और अगर कोई अगल बगल रसायन है तो उसका सुगंध बड़ा जल्दी इनको मिल जाता है। गुड़ कितना भी छिपा के रखिए, चुटी चले ही जाएगा वहां पे। श्रृंगिका, आप जिस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं उन चीजों को ये वातावरण में महसूस कर सकते हैं। डन, खत्म हो गया बच्चा आपका आर्थ्रोपोडा। अच्छा, एक चीज और, लास्ट, नेत्र कितने प्रकार का होता है पता है ना? कौन कौन सा? वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। इनमें जो इनका नेत्र होता है वो नेत्र दो प्रकार का होता है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें नेत्र कैसा होगा? सरल, और कुछ ऐसे होंगे जिनका नेत्र कैसा होगा? संयुक्त। अच्छा, कितने लोग, ठहर जाओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र का मतलब नहीं पता? जस्ट राइज योर हैंड। अरे बाबा, बड़ी आबादी है तुम लोग का। देखो, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र में सिंपल सा अंतर क्या, किस बात का है? देखो सर, ये सरल नेत्र हो गया और ये संयुक्त नेत्र हो गया। तो चाहे सरल नेत्र हो या संयुक्त नेत्र हो, दोनों में क्या मिलेगा? लेंस। ठीक है? कभी हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं किसी चीज को। ठीक है? अब जो सरल नेत्र होगा बच्चा याद रखिएगा, इसमें केवल एक लेंस होगा। ठीक है? और जो संयुक्त नेत्र होगा इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, 2000, 4000, 5000 हो सकता है। अब सुनो, हाथ उठाया था ना तू? हाँ, तो शांति में सुनो। जैसे अभी हम लोग का जो नेत्र है कैसा है बाबू? सरल नेत्र है। आपको मार्कर को दिखाई दे रहा है? एक। रीजन क्या है कि हम लोग के अंदर लेंस कितना है? एक। अब जिसके अंदर एक से ज्यादा लेंस रहेगा ना, जैसे मान लिया जाए कि 2000 लेंस है हमारे अंदर, तो ये आपको क्या पीस दिखाई देगा? 2000 पीस दिखाई देगा। बात समझे? अच्छा देखो, इसका एग्जांपल को बताते हैं। जो आपका कॉकरोच है ना, उस कॉकरोच में कितना है? चलो, तो कॉकरोच के एक आंख में 2000 लेंस है, दूसरा आंख में 2000, टोटल कितना लेंस हो गया? 4000। यानी कि सेम टाइम पे जब आप उसके सामने खड़े होइएगा, आपको कितने बार में देखेगा वो? 4000। अरे नहीं, यही बताओ, हर बार के हम सही कहते हैं? हम मिलाने वाले मिला रहे हैं। अरे सुनो, एक आंख से 1 किलोमीटर, दूसरा का आंख से बात, तो एक आंख में सर 2000 लेंस है, दूसरे में 2000 है, दोनों को मिला के चलते हैं। ठीक है? तो कॉकरोच के आंख में 2000 इमेज बनेगा, 4000 नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 2000। अब इससे फायदा पता है क्या होता है? हाँ, संयुक्त नेत्र वाले को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। बात समझना क्या बोला? संयुक्त नेत्र जिसका भी है उसको क्लैरिटी नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी डिसलोकेशन हुआ ना तो पता चल जाएगा उसको। मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है? अब आपको हम अपने से 100 मीटर दूर खड़ा कर दें, 50 मीटर दूर खड़ा कर दें। अब आपको बताना है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। मेरा बाल भी हिल रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा दूर से, क्योंकि आपके पास एक ही लेंस है। बात समझे? और वही अगर कॉकरोच हमको देखेगा ना तो वो मेरे शरीर का पूरा 2000 इमेज देख रहा होगा। अगर एक इमेज हिल रहा है कोई बात नहीं समझ पा रहे, उसका 2000 दिख रहा है नाक में, तो दोनों 1000 जब हिलेगा ना तो तुरंत उसको मालूम चल जाएगा। ठीक है? अंतर खाली याद रखिएगा कि सर जिसका सरल नेत्र होता है तो सरल नेत्र में एक लेंस होता है, संयुक्त नेत्र में एक से ज्यादा होता है, पहला चीज। दूसरा, सरल नेत्र वाले को सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। ठीक है? अब इसकी बात करें तो सर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी तरह का हलचल होता है वो हलचल को आसानी से महसूस कर लेगा। डन। अब एग्जाम्पल खुद से ले लोगे?
जितना भी कीट फतिंगा है, यहाँ तक कि आपका मधुमक्खी वगैरह हो गया, तितली वगैरह हो गई, तिलचट्टा, सारा का सारा किसमें आएगा? इसी में आएगा। जिसको आप कीड़ा कहते हो, जिसको आप कीट कहते हो, वो सारे के सारे लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। डन। अब एक झटके में एक सवाल, लास्ट सवाल। ये संघ खत्म हो गया हमारा, देखो अभी कैसे फंसेगी, खड़ा हो जा। ये संघ खत्म हो गया, एग्जाम्पल लिख लोगे। इसके बाद कौन सा संघ पढ़ेंगे? मोलस्का पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है।